नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो उत्तराखंड के महासंग्राम में बात करते हैं बजट की। उत्तराखंड की धामी सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश कर चुकी है। विधानसभा के सदन में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। मार्च में नई सरकार के गठन के बाद 3 महीने के लिए धामी सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। इस बार बजट में सरकार ने खर्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में बीजेपी के दृष्टिपत्र की झलक साफ दिखाई दी। सरकार ने बजट में जहां व्यापारी दुर्घटना बीमा बढ़ाने, अंत्योदय परिवारों को साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने के लिए प्रावधान किया है, वहीं युवाओं और महिलाओं के लिए भी योजनाएं बनाई है। सीएम धामी ने अपने पहले बजट में पार्टी के दृष्टिपत्र के कई वादों को समेटा है। पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने लगभग 2.5 महीने के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण वादे कर चुकी है। इनमें कॉमन सिविल कोड और अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर शामिल है। इन प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। बजट में उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने, बागवानी मिशन, चाय विकास, सीएम घसियारी योजना का अन्य जिलों में विस्तार, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकथाम, सीमांत विकास, पुलिस बल आधुनिकीकरण, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, सामुदायिक फिटनेस, पर्वतमाला योजना को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन विपक्ष इस बजट को निराश करने वाला बजट बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टिपत्र जो हमारा है, उस दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। उसके आधार पर हमने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चुनाव से पूर्व में कही थी, तो अब सरकार के पहले बजट में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ में 1 करोड़ 85 लाख जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी कार्ड धारकों के लिए साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था की है। इस योजना के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। साथ में जो डबल इंजन की बात है, जो लगातार डबल इंजन की बात हम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच हमें वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, 2017 से लेकर 2022 तक के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया। जिस तरह का बजट प्रस्तुत हुआ है, शब्दों की बाजी करी और खोखला बजट है, निराशावादी बजट है। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो, सब एक उम्मीद थी, एक संवाद कायम किया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सरकार कह रही थी, हमने संवाद कायम किया है और ये जनता का बजट है। हमने जनभावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी इस बजट में वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, इस बजट में उनकी दृष्टि पत्र का देखिए बोलने को काम करते हो, ज़मीन पे धरातल पे कोई कार्य नहीं होता। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। धार्मिक उन्माद फैलाकर वो ये चुनाव जीते हैं और वही वो आगे करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ लाकर क्षेत्र के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए कोई बड़ी परियोजनाएं जो है, जैसे अगर हमारी कुमाऊं की बात करें, एसबीटी हो, जू हो, स्टेडियम हो, जिनसे हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, ऐसी चीज़ का तो बजट में कहीं नामो निशान नहीं था। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति में अपना जो दृष्टि और दशा है उनकी साफ हो चुकी है। उससे ना पहले वो काम करते ना उसके बाद वो काम। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से बजट पेश कर दिया गया है, आज बजट सत्र का आखिरी दिन भी है। अब जिस तरीके से बजट पेश किया गया, विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये बजट जो है वो निराश करने वाला है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं।
दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी आप ही के पास आना चाहूंगी। बजट सरकार की ओर से पेश किया गया लेकिन इस पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। रविंद्र कुमार जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे पर कटाक्ष करता नजर आ रहा है और बजट को निराश करने वाला बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो बजट के लाभ गिनवाते नहीं थक रही है। अब दोनों पक्षों में एक बार फिर से यहाँ कह सकते हैं कि आमना सामना हो रहा है, क्योंकि बजट सत्र जिस तरीके से चल रहा है उसमें बजट जब पेश किया गया तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए का ये बजट जो है वो पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है। आपको बता दें कि मार्च में नई सरकार के गठन के बाद 3 महीने के लिए धामी सरकार ने लेखानुदान पहले लाई थी और अब ये पूर्णकालिक बजट। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। रविंद्र कुमार जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी, धामी सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया आपकी सरकार की ओर से, उसको लेकर विपक्ष इसे निराश करने वाला बता रहा है, लेकिन सरकार इसकी जो कमियां इसको देख नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसके अच्छे पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष है वो हताश निराश है और उसके कई कारण हैं। उनकी निराशा बजट से नहीं है। बजट तो ये बहाना देके किसी भी अच्छे कार्य को उस पर निशाना लगाते हैं। हमारी जवाबदेही जनता को है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022-23 का बजट झड़ी लगाने का काम की बजाय बीते वर्षों से चल रही अवस्थाना के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। तो ये जिस प्रकार का बजट आया है, चाहे वो 524 किलोमीटर लंबाई मार्गों का नवनिर्माण हो, 1680 किलोमीटर लंबाई मार्गों की पुनर्निर्माण हो, 36 पुलों का नया निर्माण हो, 10 वर्षों में पुरानी सड़कें जो हो गई हैं उनको दोबारा से दशा सुधार कर उनको सही तरीके से बनाया जाए। 2288 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं और इसमें आप ये देखें कि इस बजट के अंदर युवाओं को, वंचितों को, महिलाओं को, किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और जो आप ये देखेंगे कि इसमें एक बड़ी राशि जो पलायन को रोकने के लिए, जो पहाड़ के लिए ऊपर के लोग जो रोजगार के उसमें जो है नीचे आ जाते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे गांवों को पूरा पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, रिवर्स पलायन कराया जाए। ऐसे में इस बार इसमें बजट का प्रावधान रखा गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई गवर्नेंस हो, प्रौद्योगिकी सूचना के माध्यम से पारदर्शिता लाने का हो, तो ऐसे कई सारे, चाहे महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए 3 सिलेंडर साल के फ्री हो, पर्यटन के लिए 13 डेस्टिनेशन जो संकल्प त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का था, उस संकल्प को दोबारा से बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने, उन्हें विकसित करने के पर्यटन के स्तर से, और चाहे वो 398 लगभग मंदिर जो पर्यटन की स्थिति से इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी और बेहतर कर सकते हैं, ऐसे उनको नव संकल्प माला में जोड़ने के लिए जो काम किया गया है इस बजट के अंतर्गत, मैं समझता हूँ बजट पूर्ण रूप से जनता के समर्पित है। लोगों को, प्रत्येक नागरिक का ख्याल रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। ठीक है, भास्कर चुग जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस क्या कारण है कि इसका विरोध कर रही है, जरा समझाएंगे आप? क्या कमी लगी बजट में? देखिए, पूरी तरह से दृष्टिहीन ये बजट है मुस्कान जी। अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी अभी कह रहे थे कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने बजट में प्रावधान किया, तो मैं उस राशि के बारे में जानना चाहता हूं कि कितना प्रावधान आपने महिला सशक्तिकरण के लिए किया। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने मात्र इतने बड़े प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया। तो 7 करोड़ रुपए में पूरे प्रदेश की महिलाएं एक वर्ष में कैसे सशक्त होंगी?
आपने अभी बहुत बड़ी बात कही कि पलायन रोकने के लिए, और उससे भी बड़ी बात ये कि रिवर्स पलायन हो, इसके लिए आपने बजट में प्रावधान किया। पलायन रोकने के लिए मात्र 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, इतने बड़े प्रदेश के लिए, इतनी बड़ी भौगोलिक स्थिति जिस प्रदेश की, मात्र 25 करोड़ रुपए में आप पलायन रोक देंगे। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए आपके बजट में केवल मात्र 20 करोड़ रुपए हैं, केवल मात्र 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए तो एक क्षेत्र को भी जो है विकास नहीं कर सकते ठीक से। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि आपने जिस बजट को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की है, हकीकत यह है कि आपके पास बजट में ना महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस योजना है, ना पलायन रोकने की कोई ठोस योजना है, ना रिवर्स पलायन को करने की कोई योजना है, और ना ही आपके पास सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए कोई योजना है। क्योंकि 7 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, इसमें ना तो महिला सशक्त होती है, ना पलायन रुकता है, और ना ही सीमांत क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है रविंद्र जी, जल्दी से अपनी बात खत्म करेगा, उसके बाद मैं त्रिखा जी के पास जाऊंगी। देखिए जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि मात्र 20 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, भैया इस प्रदेश का कुल बजट ही 65 करोड़ के लगभग है, 66 करोड़, 65.982 करोड़ का है। आप उसको कह रहे हैं कि जरा सा है। अध्ययन नहीं किया, बजट मात्र 65 करोड़ रुपए का है उत्तराखंड का। आप एक बार दोबारा अध्ययन तो करिए। 65,000 करोड़ का रविंद्र कुमार जी, 65,000 करोड़ का बजट है। 65,000 करोड़ रुपए। ये 65 सर अब मैं बोल लूँ जरा, 65,000 करोड़ रुपए में मात्र 7 करोड़ 65.982 करोड़ रुपए बोला मैंने। और 65,000 करोड़ रुपए अगर मेरी बात में कहीं आपको लगाओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे ऐसे ना समझिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो पूर्ण रूप से जो है जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। यहाँ पे इतने बजट में काम चल जाएगा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं है जहाँ कहा भी तो नहीं चलाना है ना रविंद्र जी। कट मनी, यहाँ कट मनी नहीं निकलेगी। यहाँ बजट का पूरा उपयोग क्षेत्र के विकासों के लिए जिस क्षेत्र में किया गया। रविंद्र जी सीमांत क्षेत्र का विकास मात्र 20 करोड़ में कैसे हो सकता है? आप अपने ठेकेदारों से, अपने अधिकारियों से एक बार पूछ तो लीजिए। सीमांत क्षेत्र कोई ये तो है नहीं कि 2, 4, 5 किलोमीटर का होगा। एक सड़क यदि बनाते हैं तारकोल की, तो उसी में 20 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे एक क्षेत्र में। सीमांत क्षेत्र के पूरे विकास के लिए 20 करोड़ रुपए, और पलायन रोकने की योजना के लिए मात्र 25 करोड़ रुपए। आप देखिए, या तो फिर मुझे लग रहा है कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ एक फिगर को बोल के उसमें 1000 लगाना नहीं पाया, लेकिन आपने मुझे कह दिया पढ़ा नहीं। मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा। सड़क के लिए अलग से बजट है, पलायन रोकने के लिए उसकी नीति कैसे बनेगी, उस पर कैसे काम किया जाएगा, किस प्रकार से उसके ऊपर ये बजट है। आपने पूरे बजट को जब एक बार पढ़ेंगे, पूरा रीड करेंगे, तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान्यवर मैं पढ़ के ही बात कर रहा हूँ। मात्र पलायन रोकने की मात्र रणनीति पर 20 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे। ये तो आपने बड़े गजब की बात बता दी। आज खाली नीति बनाने में 25 करोड़ खर्च जाएंगे, तो पलायन रोकने का कोई बजट देखिए आप जो है इस बात को सिर्फ कांग्रेस के अलावा हर किसी ने इस पलायन को रोक के जिस प्रकार से बजट का प्रावधान किया गया है, सबने तारीफ करी है एक तरफा। चलिए ठीक है रविंद्र जी, भास्कर जी, दोनों के पास में एक बार फिर से लौटूंगी। उससे पहले मैं त्रिखा जी के पास जाना चाहूंगी। दिनेश शक्ति त्रिखा जी, ये बजट जो है आपके नजर में कितना सही ये बजट है? और जो उत्तराखंड राज्य है, देवभूमि जो है, उसके बनने के बाद से अगर पहले के बजट का आंकलन करें या फिर आपके बजट को देखें, कितना सही आपके लिए ये बजट है आपकी नजर में? किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट को? मैडम, बजट की रिपोर्टिंग होगा जनता इसीलिए भी महंगाई के तरफ में नहीं की जा सकती क्योंकि इनकी अभी तो योजनाएं हैं। अभी जैसे जिन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपया बेरोजगारी के ऊपर और प्लानिंग के उसके जो यहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं बेरोजगार, उनके ऊपर खर्च होंगे। 25 करोड़ रुपए के अंदर तो मैडम आज के जमाने के अंदर पहाड़ के ऊपर छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी अगर हम 4 या 5 लगाएंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी इन्होंने कहा अरविंद जी ने कि कल्याण किए हुए जितने भी बेरोजगार हैं उनको रिवर्स करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी बजट के अंदर ये बता दें
कि जितने भी बेरोजगार प्लानिंग का प्लान कर चुके हैं, यहाँ से प्लान कर चुके हैं, इनमें से कितने किस प्रदेश के अंदर वापस आए, कितने किस प्रदेश से वापस आए, ये भी जरा ये बता दें। सारा का सारा ये जो बजट है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम का है, ना उस वक्त पूरा हुआ ना इस वक्त पूरा हुआ, सिर्फ प्लानिंग होगी। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 7 करोड़ रुपया महिला सशक्तिकरण के अंदर इन्होंने अनाउंस किया। 7 करोड़ के अंदर क्या कर लेंगे? आप ये सोचिए कि आपके उत्तराखंड के अंदर 7 करोड़ तो इस वक्त महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, और उनको अगर 7 करोड़ रुपए तो कहाँ किसको क्या देंगे, ये किससे क्या काम करवाएंगे, ये किसकी क्या ये मदद करेंगे, ये क्या डिटेल में बता सकते हैं? कागजी कार्रवाई करना बड़ा आसान आदमी भी, उसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल है। अभी आप सामने हैं, अभी के 4 दिन हुए हैं सत्र के, और 17 तारीख का सत्र आप खत्म करने जा रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ आप बताना चाहते हैं कि हमने ये किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट जब होगा तब सबके सामने आंखें खुल के आ जाएगी कि ये क्या हुआ। सड़कों के ऊपर जो आप बता रहे हैं, सड़कों के अंदर इससे कई गुना लाखों गुना ज्यादा पैसा खर्च होगा। आपका बजट जो है धरा रह जाएगा। आपका दृष्टि पत्र में जो लिखा कि सब हवाई है, ये काम नहीं होने वाला। जिस वक्त तक आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक आप एक दूसरे को मुंह छुपाने लग हो जाएंगे कि हमने अनाउंसमेंट क्या हुआ और हुआ क्या और कैसे हुआ। 65,000 करोड़ के बजट के अंदर पूरा उत्तराखंड आपने कवर करना है। 13 जिले हैं, 70 आपके एमएलए हैं। 70 एमएलए ही अपने आप सोच के बता देंगे कि ये बजट कितना सक्सेसफुल है और कितना भी ये डैमेज करेगा ये उत्तराखंड की जनता को और उत्तराखंड की पब्लिक को। ये जनता के हित के अंदर 1% भी बजट नहीं है, ये मैं 100% कह सकता हूँ। और आने वाले 6 महीने में भाजपा खुद इस बात को कहेगी कि बजट के अंदर कहीं कमी रह गई। बाकी ये किस हिसाब से बजट इन्होंने बनाया है, किस हिसाब से इसको खर्च करेंगे, किस हिसाब से चलेंगे, ये इनकी जो तो कार्यकारिणी जो भी बनाई होगी इन्होंने, वो ये बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको दफा करेंगे। 2 ही चीजें मैंने आपको बता दी। तो जो प्लानिंग कर चुके हैं बाहर जाने की, वो बाहर नौकरी करके छोड़ के तो वापस आने की, तो ये रिवर्स बुलाएंगे उन्हें, रिवर्स आ नहीं सकते। 7 करोड़ की महिला सशक्तिकरण के जो ये काम कर ही नहीं सकते। जनता को नाप देख लीजिए जनता कितनी है हमारी उत्तराखंड के अंदर, और कितनों के ऊपर क्या पैसा हम खर्च करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो इनके ऊपर खर्च होने वाला है वो इन्होंने दिखाया ही नहीं और ना ही शो किया होगा, और अगर किया है तो उसका 1/4 शो किया होगा सैनिकों के ऊपर, जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर खर्च करना चाहिए था। जो हमारे उत्तराखंड के वीर जवान रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन शहीद हो रहे हैं और हमारी जनता के लिए जी जान से भाग रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ ऐसी ठोस कोई कार्यक्रम में ठोस बजट के अंदर नहीं पेश किया जो कि सक्सेसफुल हो सके और आगे वो बेचारे सही तरीके से अपने जीवन बिता सके। ठीक है, इसीलिए इसको सोचना चाहिए और उसी हिसाब से करना चाहिए। ठीक है त्रिखा जी। तो विपक्ष तो बोलेगा ही। आप लोगों को विपक्ष, अगर विपक्ष अब नहीं बोलेगा, पहले बोलता था तो विपक्ष नहीं है, विपक्ष चुप रहता है। अब विपक्ष बोलता है तो उनको काम करने की आदत नहीं है, काम करना जानता नहीं है। 70 साल उन्होंने। ठीक है त्रिखा जी, ठीक है। लौट रहा मैं एक बार फिर से आपके पास। जी रविंद्र जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपके बजट को वो भी सराह नहीं रहे हैं। देखिए, मैं इनके उसको कोई चैलेंज नहीं करूंगा, अपना अपना वक्तव्य है, क्योंकि काफी वरिष्ठ हमारे इसके जानकार हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से उन्होंने रोजगार या रिवर्स प्लान के लेकर कहा, मैं इसको एक छोटी सी बजट के अंदर ही इस तरीके का है और काफी एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी अपनी राय भी दी है। देखिए, जिस प्रकार से कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो बजट रखा गया है, उसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप के नीति के तहत युवा उद्यमियों को रोजगार सेटअप करने का विचार है। और इसी प्रकार प्रदेश की कुछ जिलों में ऐसी जगह
स्टेट गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत जगह चिन्हित की जा रही है जहां पे उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जा सके। तो रिवर्स प्लान का जो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सरकारी नौकरियों पे मान लो बाहर कहीं एडजस्ट हो गए वो रिवर्स होकर आ जाएंगे, लेकिन जो लोग प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट कई बहुत अच्छे युवा हमारे प्रदेश के हैं जो बाहर जाके काफी सफल उद्यमी बने हैं, तो ऐसे लोगों को भी लाके एकल खिड़की और जिस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं रोड़ा बनते, तो उन कानूनों को खत्म करने के ऊपर भी विचार सरकार की ओर से है। तो इस माध्यम से मेरा कहने का है कि रिवर्स पलायन इस माध्यम से होगा और इसमें कहीं ना कहीं हम जरूर सफल होंगे और नए उद्यमी कौशल विकास के योजना के अंतर्गत उन्हें ट्रेंड करके स्टार्टअप के जरिए बैंकों द्वारा उनको मदद देकर ऐसे उद्योगों को खड़ा करने की और सरकार का प्रण भी है और संकल्प भी है। और इसी उसमें महिलाओं को विशेष करके प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे अपने कुछ वो उत्पाद हैं जो बनाते हैं। मैं पीछे चुनाव के समय में उत्तरकाशी गया था, तो एक गमछा टाइप का बहुत अच्छा बनता है उत्तरकाशी परोला साइड में, तो उसका बहुत अच्छा डिमांड है। तो वो लेकिन वहीं तक सीमित है। अगर उस ऐसी चीजों को अगर हम ऊपर प्रमोट करके लेकर आते हैं तो जरूर ये देश भर में कहीं ना कहीं ऐसे उद्योग जो ऐसी हमारे हैंडीक्राफ्ट टाइप के वो है हमारे गांव और देहात के क्षेत्रों के महिलाएं या घर में बैठे हुए लोग बनाते हैं, उनको एक नई पहचान मिलेगी और ये उभर के ऊपर आएंगे। तो ऐसी लेके सरकार की योजना है और बहुत सारी योजना है और हमारे बीच में एक्सपर्ट भी है। और मैं बार बार जो कांग्रेस की तरफ कहता हूँ कि कांग्रेस जो है खाली विरोध की राजनीति में विश्वास करती है, कभी सहयोग की राजनीति में विश्वास नहीं करती कि किस प्रकार से और अच्छा कर सके। नहीं तो देखिए रविंद्र जी, ये तो उनका कहना ठीक भी है, ये तो उनका कहना ठीक भी है। देखिए, आपकी नीति बेहतर हो सकती है और हो आपकी नीति बेहतर और पलायन रुके, ये हम भी चाहते हैं, ये आशा है हमारी भी। लेकिन कारण ये है कि देखिए जितना आपने बजट पेश किया उसमें या तो आप नई वहां पर स्कूल बनाइए, पलायन को रोकने का यही मकसद है कि पहले जो अभी युवा हैं मौजूद वहां पर उनको रोकिए। अगर वो रुकेंगे तो बाकी युवा भी वापस आएंगे आपके पास। उनको रोकने के लिए क्या प्लान है आपके पास? नहीं, मैं बताया आपको सारी वही बताइए। स्टार्टअप के जरिए कौशल विकास के जरिए लगातार उसमें नए युवा साथियों को ट्रेंड किया जा रहा है, उन्हें उद्यमी बनाने की ओर अग्रसर किया जा रहा है और वो खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी वो जो है रोजगार देने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस तरीके की अरविंद जी 25 करोड़ अमाउंट सफिशिएंट है क्या? ये आपकी नजर में बिल्कुल ठीक है? 25 करोड़ रुपया आप कितने आदमियों को रोक पाएंगे, उनको कितना रोजगार दे पाएंगे 25 करोड़ से? ये आप एक स्पष्टीकरण बताएंगे हमें, ताकि 25 करोड़ से कितने युवा उसमें काम करेंगे और कितनों को रखेंगे। 25 करोड़ बड़ी छोटी रकम होती है किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए और किसी काम को शुरू करने के लिए। अरविंद जी, इसको गौर से सोचिए और भाजपा की नजर से मत सोचिए, पर्सनल नीति से सोचिए। मैं तो सोचो तो पर्सनल सोच रहा हूँ, जनता के बारे में सोच रहा हूँ। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही बात समझे तो समझा नहीं। आप 25 करोड़ रुपए में क्या इंडस्ट्री लगाने की ओर हम कह रहे हैं? 25 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। 25 करोड़ के अंदर हमारे उत्तराखंड के अंदर कितने बेरोजगार सक्सेसफुल होंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, युवा बेरोजगारों के लिए ही कौशल विकास योजना जो पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इसको और ज्यादा अधिक तेजी से काम किया जाए, उसके ऊपर ये खर्चा है कि हम ज्यादा से रविंद्र जी ठीक है, चलिए भास्कर जी अपनी बात रखें। हाँ, मैं 3-4 चीज आपसे जानना चाहता हूँ जो आपकी बातों से ही निकल के आई हैं। आपने कौशल विकास योजना की बात करी है और पिछले 5 साल से और उसके बाद से 2-3 महीने से भाजपा की सरकार है, मानेंगे आप? तो मैं जानना चाहूंगा कि कौशल विकास पर सरकार ने कितना खर्च किया पिछले 5 साल में और उससे कितने युवाओं को रोजगार मिला? कहीं व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ है तो उसकी जानकारी दे दीजिएगा। दूसरी बात, स्टार्ट एक मिनट एक करके सुन लीजिए, अपनी बातें नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार में जवाब दे दीजिएगा प्लीज। स्टार्टअप के लिए और कौशल विकास के लिए इस बजट में कितनी रकम का प्रावधान है, ये जानना चाहता हूँ।
उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे। आपने कहा चिन्हीकरण जया कर रहे हैं, तो उद्योग स्थापित करने के लिए बजट में कितनी रकम की व्यवस्था की गई है, ये जानना चाहता हूँ। कैबिनेट में जब बैठक हुई थी तब भी मैं एक डिबेट में था इसी न्यूज चैनल की, तो सैनिकों के लिए काफी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। तो उन सैनिकों के लिए योजनाओं की जो बात थी उसके लिए बजट में कितनी रकम का प्रावधान है, प्लीज बताइएगा। चार धाम यात्रा में उत्तराखंडी जो हमारे उत्पाद हैं और हमारा हैंडीक्राफ्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए अब तक हमारी सरकार ने क्या किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पलायन रोकने के लिए पहाड़ में सबसे ज्यादा जरूरत अच्छे स्कूलों की और अच्छे अस्पतालों की है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितने अच्छे बढ़िया स्कूल बनाने का और कितने अच्छे बढ़िया अस्पताल बनाने का प्रावधान अब तक इस बजट में किया है, उसके लिए क्या बजट है। गर्भवती महिलाओं की पहाड़ों में लगातार मौतें होती हैं, अखबारों में छपता है, सब जानते हैं। कंधों पे रोगी को लाद कर ले जाना पड़ता है, यातायात के साधन नहीं है, इसके लिए अब तक क्या प्रावधान हुआ है। पर्यावरण मित्रों के लिए आपने एक योजना की बात की थी कि उनकी स्थिति अच्छी हो, उनकी सैलरी अच्छी हो, तो इसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया है, मैं ये सारी बातें जानना चाहता हूँ। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, छोटा छोटा करके जवाब दीजिएगा रविंद्र जी, ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए, मैंने लगभग सारी बातें इन्हें बता दी, लेकिन बार बार अगर किसी सवाल को दोबारा घुमा के पूछा जाएगा तो उसका जवाब फिर भी वही होगा जो मैंने बता चुका हूँ। आप ये समझिए कि औद्योगिक विकास के लिए जो जमीन गवर्नमेंट तलाश रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसको जमीन तलाशेगी और जमीन दे के उसको उद्योग बना के देगी और मेरे जैसे आदमी को जाएगी, उन्होंने कहा भैया चला ले फैक्ट्री। उसका मतलब ये है कि हम अपने युवाओं को इतने ट्रेंड कर देंगे कि वो अपने उद्योग लगाने में सक्षम हो और सरकार उसे जमीन मुहैया करा देगी, जो भी सरकार की नीति के तहत उसकी योजना के अंतर्गत होगा। बाकी स्टार्टअप के तहत बैंकों से उसको आसान किस्तों पर ऋण मिलेगा, अपना उद्योग खड़ा करेगा, उसमें रोजगार देगा। फिर भी जबकि आपने पूछा तो औद्योगिक विकास के लिए लगभग 534 करोड़ रुपए का प्रावधान ऐसा रखा गया है और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3994 करोड़ का लगभग रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, सभी चीजों को सरकार ने। रविंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको टोकना पड़ा मुझे। आपने प्रावधान तो रखा है, लेकिन क्या कुछ चिन्हित किया है कि इसको कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा? सारा पैसा तो देहरादून, हरिद्वार, आपको मैं फिर वही कह रहा, आप मेरी बात सुन नहीं रहे पूरी ढंग से। मैंने आपको पूरा मैंने ही सुना, मैंने बताया स्टेट गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत सरकार कुछ जिलों में चिन्हित कर रही है ऐसी जगहों को कि जहाँ पे उद्योग देखिए, एक तो आप एक बात समझिए कि हमारा पहाड़ ऐसा है जो वातावरण के हिसाब से ऐसे नॉन पॉल्यूटेड उद्योग लग सके और जिसको हम सरकार भी और किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत या रुकावट ना आए उसकी स्टार्टिंग करने के लिए। तो ऐसी जगहों को चिन्हित सरकार कर रही है। अभी इसकी ओर काम शुरू हुआ है, ये पहली बार ऐसा 5 साल में हम चिन्हित नहीं कर पाए ना सर। दादा, पिछले 20 साल से नहीं कर पाए। आप ये लगाओ सरकार 20 साल में तो काफी बंद हुआ। नहीं, ये देखिए, जब भी नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कहना आप आरोप है, ये मैं इसे सिरे से नकारता हूँ। लेकिन सरकार बहुत अच्छे इस प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए बहुत तेजी से इसकी ओर काम कर रही है और युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में मैं ये समझता हूँ ये कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से संपूर्ण होगा। जी, सहमत हूँ आपसे सहमत हूँ। बातें बहुत अच्छी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बजट में बातें बहुत अच्छी की है, लेकिन अब तक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ब्लैक एंड व्हाइट और इसमें आपने अभी एक और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट दूसरी बार आपने बोला, आपने कौशल विकास के अंतर्गत आपने कहा कि इतने लोगों को रोजगार दिया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ, लेकिन आप ये कहेंगे कि उसका आंकड़ा लेकर आओ। बहुत सारे लड़कों ने अपने उद्योग लगाए हैं, अपनी छोटी छोटी उद्योग लघु उद्योग लगाए हैं, दुकानें खोली हैं। इस माध्यम से तो होना चाहिए ना रविंद्र जी सरकार के पास। वो पूछ रहे हैं भास्कर जी आपसे, इतना पूछ रहे हैं कि आप आंकड़ा बता दीजिए कौशल विकास योजना का। आंकड़ा तो होना चाहिए सरकार के पास। नहीं, बिल्कुल सरकार के पास आंकड़ा है, बिल्कुल आंकड़ा है और काफी माध्यम से है। फिलहाल मेरे पास उसका आंकड़े की सही रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं चैनल के माध्यम से वो बोलूंगा नहीं। लेकिन सभी सार्वजनिक आंकड़े हैं, आप जहाँ पे भी जाके देखें। अरविंद जी, अभी आपने ये बोला कि हम रोजगार के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे, क्या
उनके ट्रेनिंग सेंटर के चिन्हित कर लिए गए हैं, और उनके ट्रेनिंग सेंटर अभी खुलेंगे या उन पर विचार हो रहा है। अरे जब वो सर, ट्रेनिंग मिलेंगे उसके बाद काम करेंगे वो। ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी कई जगहों में चल रहे हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे चल रहे हैं। मैं अभी पीछे 3 महीने पहले उत्तराखंड में ये बिहारीगढ़ से अंदर घुसते हैं बंदर जूट की रोड की तरफ, बीच मतलब पूरा गांव के अंदर एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना के कौशल विकास योजना के अंतर्गत, मैं तो देख के हैरान रह गया। मैं गया था किसी काम से और मैंने वहां देखा, मैं तो देख के हैरान रह गया। मैंने कहा बताओ इतना जबरदस्ती है यहाँ पे, और लड़के लड़कियां पूरा सिलाई सेंटर, उसमें कंप्यूटर का कोर्स और हार्डवेयर का। तो ऐसा नहीं है कि भास्कर जी कुछ कह रहे हैं। भास्कर आवाज जी, क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। जी भास्कर जी। हाँ मैडम, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ भी आंकड़ा, हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं इनके पास आंकड़ा नहीं है, तो बिना आंकड़े के तो एक यह भी उदाहरण देने थे किसी जगह का, लेकिन मैं भी एक इसी तरह के क्षेत्र में रहता हूं और पूरे क्षेत्र के अंदर मुझे ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर अब तक तो दिखाई दिया नहीं है। और ट्रेनिंग सेंटर हो भी, लेकिन ये बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है, और जो एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं मुझे लगता है कि ये भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे पूरी तरह कि हम किसी भी बैंक में जाएं, आपने कहा कि स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक लोन देता है, तो अगर वास्तविक जो जरूरतमंद है उसको किसी स्टार्टअप में आराम से लोन नहीं मिलता। बैंक इतनी सारी फॉर्मेलिटीज बता दिया करते हैं कि उनके बाद कोई लोन देने की व्यवस्था ही नहीं बन पाती। एक सही आदमी जो रिक्वायरमेंट जिसको तो लोन ले ही नहीं पाता। ठीक है, ठीक है भास्कर जी, आ रही हूँ आपके पास। त्रिखा जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बजट में बात नहीं हुई है। अगर हम बात करें राजधानी की, जो पूर्णकालिक राजधानी हम बहुत लंबे समय से बात करते आ रहे हैं, उस पर इस बार भी जिक्र नहीं हुआ है। मैडम, पूर्ण राजधानी तो गैरसैंण बन ही नहीं सकती, ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि हम भी पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी। भाजपा ने उसको उठाया, 25,000 करोड़ रुपए भी लगा दिए गए, तो अब उसकी देख रेख में भी पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ जो स्टाफ भी है वहाँ में भी लग रहा है, लेकिन वहाँ गैरसैंण राजधानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोग तो चाहते हैं कि राजधानी गैरसैंण बने और कुछ लोग चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी नहीं होनी चाहिए। ना वो रहने का सिस्टम है, ना वो खाने का सिस्टम है, ना वो कोई रुक सकते हैं, ना वो कोई बैठ सकते हैं। इसीलिए ये मेरा चैलेंज है, मैं भाजपा के प्रवक्ता के सामने कह रहा हूँ कि ये राजधानी गैरसैंण बन ही नहीं सकती। जैसे आज 60 साल 70 साल होने वाले हैं हरियाणा, पंजाब और हिमाचल को छोड़ के हरियाणा और पंजाब की आज तक राजधानी नहीं बनी। इसी तरीके से उत्तराखंड की राजधानी भी नहीं बन सकती और ना ही बनेगी। सिर्फ सरकार उसके ऊपर पैसा फेंक रही है, पैसा गवा रही है, और वहाँ के जितने भी नेता हैं उसका वो मजा ले रहे हैं और जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। जो गैरसैंण बोल रहे हैं वो इस बात को भूल जाए कि गैरसैंण राजधानी बनेगी। ये मैं भाजपा को पूरा चैलेंज देता हूँ, ये बना ही नहीं सकते और बन ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ आने जाने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, कोई सेक्रेटरी वहाँ रुकने को तैयार नहीं है, कोई उच्च अधिकारी वो बैठने को तैयार नहीं है, अच्छा मेडिकल वहाँ नहीं है, अच्छा स्कूल वहाँ नहीं है जो अधिकारियों के बच्चों को पढ़ाया सके और वहाँ रहे। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो पहाड़ पे जाकर बच्चों को पढ़ाए। सबसे पहली योजना तो इनको ये होनी चाहिए कि पहाड़ के अंदर अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे मेडिकल बनाए, जिससे कि जनता वहाँ जाने की सोचे कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चों की मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। इससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करेंगे। हर इलेक्शन के अंदर नया मुद्दा उठाएंगे, नई बातें करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। मेरा पूरा चैलेंज है और जब मर्जी खुले डिबेट के अंदर बैठाए, और मैं एक एक पॉइंट इनको बताऊंगा कि किसी भी तरीके से गैरसैंण के अंदर राजधानी नहीं बन सकती। और चलिए रविंद्र जी, चैलेंज किया आपको त्रिखा जी ने कि किसी भी तरीके से गैरसैंण को आप राजधानी नहीं बना सकते हैं, फिर क्या कारण है कि इतनी तमाम चीजें होने के बाद भी, अलग अलग चीजें जो पॉइंट्स उन्होंने बताए, उसके बावजूद भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की तरफ कवायद जारी है? देखिए, मैं इनकी बात से सिरे से खारिज करता हूँ कि ऐसा सोच है। हमारी सोच में और हमारे संकल्प में कहीं से लेके कहीं तक कोई परिवर्तन नहीं है।
हमारी प्रदेश की राजधानी गैरसैंण के लिए प्रदेश सरकार भाजपा संकल्पित है। वहां पे हाँ ये जरूर है कि वहां पे सुविधाएं पहुंचाने में, सुविधाएं एकत्रित करने में, सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन संकल्पित भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे संकल्पित है। राजधानी गैरसैंण को जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पे घोषित करी और ये भी भारतीय जनता पार्टी का उसे विकसित किया, आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा विकसित करके उसको जिस प्रकार से सरकार की योजना के अंतर्गत जो भी कार्य वहां पे होने होंगे वो निश्चित रूप से वहां होंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे इस प्रदेश की जनता के हित में और प्रदेश की जनता के सहयोग से जो भी इस पे फैसला होगा वो जरूर दिया जाए। ठीक है भास्कर जी, गैरसैंण राजधानी की बात चल रही है, पूर्णकालिक राजधानी की, और त्रिखा जी का कहना है कि गैरसैंण को कभी भी पूर्णकालिक राजधानी बना नहीं सकते हैं। देखिए मैडम, असल में त्रिखा जी ने जो भी कहा कि आप एक डिबेट के एक्सपर्ट के नजरिए से उनकी बात को ना देखते हुए आप इस नजरिए से इस चीज को देख सकते हैं कि एक आम उत्तराखंडी के दिल के अंदर जो दर्द है, वो दर्द त्रिखा जी ने अपनी बात से पूरी डिबेट के माध्यम से जनता के सामने रखने की कोशिश की। हाँ, और इसका कारण ये भी है कि ग्रीष्मकालीन सत्र आज गैरसैंण में होना चाहिए था, जो देहरादून में हो रहा है, कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इस बजट के अंदर गैरसैंण के विकास को लेके वास्तव में कोई प्रावधान नहीं है। तो जब कोई प्रावधान बजट के अंदर नहीं होगा तो एक आम उत्तराखंडी के दिल में दर्द जरूर होगा। इस बजट में गैरसैंण को लेके कोई प्रावधान नहीं है। गैरसैंण का विकास कैसे हो, आसपास विकास कैसे हो, किस तरह वहाँ मेडिकल सुविधाएं पहुंचे, किस तरह वहाँ स्कूल अच्छे बने, ये सारी बातें गैरसैंण के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी है। और जहाँ तक सवाल ये है कि गैरसैंण का विकास हुआ नहीं हुआ, देखिए कांग्रेस की सरकार ने माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में गैरसैंण में विधानमंडल भवन का निर्माण किया और वहां पर जितनी सुविधाएं अधिकारी के रहने के लिए, वहां सचिवालय का निर्माण करने का काम शुरू किया, वहां पे सरकारी कार्यालयों का काम शुरू किया, वहां पे सरकारी अधिकारी कैसे रहे, सबके विधायकों के हॉस्टल बनाने का काम शुरू किया और वहां बना भी दिया बहुत कुछ। लेकिन हरीश रावत जी की सरकार जाने के बाद गैरसैंण में नीलबटा सन्नाटा, अब तक कोई काम नहीं हुआ। तो त्रिखा जी की बात जो है वो एक आम उत्तराखंडी के नजरिए से देखे तो जब आदमी पूरी तरह से निराश हो जाता है तो इस तरह की बात वो अवश्य करता है। त्रिखा जी ने वही बात की है, इसको किसी और एंगल से देखने के बजाय इस एंगल से देखना होगा कि एक आम उत्तराखंडी का दर्द क्या है। एक आम उत्तराखंडी का दर्द यह है कि हमें पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चाहिए और आज पहाड़ के अंदर पहाड़ की राजधानी नहीं बन पा रही क्योंकि वहां पे हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं आम पहाड़ी को। ठीक है त्रिखा जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और सवाल अब ये कि महिलाओं के लिए बात कर रही है बीजेपी की, महिलाओं को इस बजट से काफी सुविधाएं दी गई है, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए ये बजट काफी सराहनीय है? नहीं, महिलाओं के लिए बजट तो सराहनीय हो सकता है लेकिन अमाउंट बहुत कम है मैडम। महिला अपने घर बैठ कर कई उत्तर उद्योग कर सकती है। जिस इलाके के अंदर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उस रॉ मटेरियल को महिलाएं अपने स्तर पर अपने घर में बैठकर उसको यूज कर सकती हैं और अच्छा अर्निंग कर सकती हैं। और वो मार्केट देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, जिन बड़े बड़े शहरों में जाए तो वो बिक भी सकता है, लोग उसे खरीद भी सकते हैं और स्टेट भी ऐसे करती है। तो महिला सशक्तिकरण के करने का काम है, उसके लिए इनको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को कुटीर उद्योग शुरू कराने के लिए एक टीम बनानी पड़ेगी। पहले हमारे यहाँ खादी ग्राम उद्योग हुआ करता था, वो इस काम को करता था और ट्रेनिंग भी देता था, वो कई सालों से बिल्कुल ठप पड़ा है, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना ही उसका बजट में कोई नामो निशान है। तो इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए पहले वहाँ पर रॉ मटेरियल देखे, किस जगह पे रॉ मटेरियल कितना है और उनको कुटीर उद्योग शुरू कराने की स्कीम तैयार करें, उनको ट्रेनिंग दे महीना 15 दिन की, उसके बाद वो महिलाएं अपने स्तर से घर बैठकर कुटीर उद्योग कर सकती है और वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये 100% मैं सही कह रहा हूँ कि होगा और होना भी चाहिए और महिला इंटरेस्ट भी है, घर बैठ कर काम करने को तैयार है। और बताइए। ठीक है, चलिए रविंद्र जी,
त्रिखा साहब कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बजट सराहनीय हो सकता है, लेकिन इसमें जो आपने राशि दी है, राशि का आवंटन क्या है, वो बहुत ज्यादा कम है। देखिए, जिस प्रकार से नंदा गौरी योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान हो, बसियारी योजना अब सभी जिलों में लागू कर दी हो, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह में हो, तो ये किसी प्रकार से महिलाओं को आगे सशक्तिकरण करने के लिए उनको और ज्यादा अच्छे से वह अपना काम कर सके या रोजगार कर सके, ऐसे करके उनको प्रेरित किया गया है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि बजट थोड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण करने के लिए ये बजट में जो प्रावधान किया गया, इससे पहले कभी इस तरीके के महिलाओं को देखकर सोचकर इस तरीके के प्रावधान नहीं होते थे। आम महिलाओं को उद्योगों से जोड़ने का काम हो, कुटीर उद्योग हो, छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग हो, उनको जो जिस प्रकार से वह अपने क्षेत्रों में कोई ऐसा प्रोडक्ट वो बनाते हैं जो मशहूर है, चाहे खाने का आइटम हो, चाहे वो कोई हथकरघा काम हाथ से बनाने वाला कोई हो, तो इस तरीके की योजनाओं को रखते हुए उनके प्रोडक्ट को कैसे हम ऊपर लेकर आएंगे, इस पे सरकार ने विशेष करके ध्यान दिया है कि ऐसे प्रोडक्टों को हम ऊपर लेकर आए और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के जरिए जोड़कर इनको एक पूरे प्रदेश में इनको ट्रेन देने का काम, इनको ऊपर उठाने का काम किया जाए, ऐसा सरकार ने इस बार सोचा है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे ये काम बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें बजट के प्रावधान भी बढ़ेंगे और केंद्र द्वारा भी कुछ ना कुछ हमारे को इसमें अनुदान के रूप में या महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ बजट के रूप में जरूर हमारे पास आएगा। ठीक है भास्कर जी, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बजट की बात हो रही है, कह रहे हैं कि अभी इसमें और प्रावधान की जरूरत है, त्रिखा जी का ये कहना है। त्रिखा जी का बिल्कुल सही कहना है। एक्चुअली क्या है कि जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए बहुत बड़ी धनराशि रखी जाती थी और उनको बकायदा काम दिया जाता था, उनको लोन दिया जाता था, काम दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और उनके प्रोडक्ट जो है किस तरह से मार्केट में लगे, किस तरह से उनको जो अपने पैसों को लगाया है, उन्होंने लोन कर लिया है, उसको लगाया है, उसका यूज कैसे हो, इस चीज का भी पूरा प्रावधान किया जाता था। एक इंदिरा अम्मा कैंटीन आपको अगर याद हो हुआ करती थी, जहाँ 20 रुपए में भरपेट खाना मिला करता था, वो इंदिरा अम्मा कैंटीन जो है वो सारी की सारी आज किस हालत में है, कहाँ है, ये सब जानते हैं। और इस बजट में महिलाओं के साथ साथ अगर हम देखें तो समावेशी सोच नहीं है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक समान सोच जो होती है वो नहीं है। कैसे नहीं है? आपने मुनस्यारी का जो राजमा है उसको आपने प्रमोशन करने के लिए चिन्हित किया कि मुनस्यारी के राजमा को जो है प्रमोट करेंगे। मैं ही जानना चाहता हूं कि चक्राता के राजमा में ऐसी क्या कमी थी कि आपने उसको छोड़ दिया, खाली मुनस्यारी का आपने राजमा लिया प्रमोट करने के लिए। आपने लाखा मंडल का लिया कि आप लाखा मंडल में पर्यटन को प्रमोट करेंगे और इसके लिए आपने प्रावधान भी किए, लेकिन कालसी का अशोक शिलालेख आप भूल गए, गंग भेवा बावड़ी गौतम ऋषि की कुटिया को आप भूल गए और अश्वमेघ यज्ञ स्थल को आप भूल गए और जो हमारा बिहार क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है जो पुरातन काल से स्थापित है उसको आप भूल गए। हरिपुर के घाट जो कभी हरिद्वार जैसे हुआ करते थे उसको आप भूल गए। तो समावेशी सोच का पूरा बजट में अभाव है। पूरे प्रदेश के लिए एक समान सोच जो होनी चाहिए थी वो समान सोच नहीं है। सीमांत क्षेत्र का विकास करने के लिए मात्र 20 करोड़ का बजट है। सीमांत क्षेत्र का विकास 20 करोड़ में नहीं हो सकता। और इसी सीमांत क्षेत्र में हमारी महिलाएं भी आती, मैंने पहले भी प्रश्न उठाया कि 4 धाम यात्रा में हम उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग इसमें आते हैं। अपने स्थानीय उत्पादों को हम 4 धाम यात्रा में प्रमोट कर सकते थे, लेकिन हमने 4 धाम यात्रा में अपने स्थानीय उत्पादों को, यहाँ के लाल चावल को, यहाँ पे जो महिलाएं घरों में हथकरघा के माध्यम से या हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बहुत कुछ बनाया करती हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो आंगनवाड़ियों के पास हमारा वो जाया करता है, पोषित योजना का वो राशन जाया करता है, वो स्वयं सहायता समूह किस तरह से उसको अच्छी तरह से कर सकें, इसके लिए हमारे बजट में कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन है पूरी तरह से। तो जो दृष्टि पत्र था वो भी दिशाहीन था और बजट भी पूरी तरह से दिशाहीन है। ठीक है रविंद्र जी, जवाब दे दीजिए कि 4 धाम यात्रा जब हुई उसमें हम हमारी संस्कृति को प्रमोट कर सकते थे, क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये इनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। ये सब चीजें
भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच में है और सरकार इसको कर भी रही है। इन्होंने कभी भी चार धाम यात्रा पे या इनकी भी 2 बार सरकार रही है। मैं इन्हीं से प्रश्न करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कितने आपने ऐसे जो चाहे वो मुंशियारी का राजमा हो, चमरोता का राजमा हो या लाल चावल हो या हमारा अल्मोड़ा नैनीताल का नमक हो, उसको कितनी बार आपने किया, कहाँ प्रमोट किया, किस जगह पे हुआ? आदरणीय रविंद्र जी, आदरणीय रविंद्र जी, आप शायद थोड़ी सी जानकारी कम रखते हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है। हरीश रावत जी की नींबू सनी पार्टी, ककड़ी पार्टी, लाल चावल पार्टी, आंवला पार्टी, ये सब किस लिए है? ये विश्व के नक्शे पे उत्तराखंड के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए है। इफ्तार पार्टी तो अमित शाह जी ने मिल रही है। इफ्तार पार्टी की के बाद एक 5वां धाम आप कौन सा बनाने जा रहे थे वो भी हमें पता है, लेकिन आप ऐसा ना बताएं, है ना? हम तो आप धाम की बात करें तो सैन्य धाम है उत्तराखंड 5वां धाम। नहीं, 5वां धाम तो सैन्य धाम भाजपा की ने बनाया, चाहे यहाँ हो चाहे वो दिल्ली में हो। नहीं तो आप बना दिया क्या? क्यों बना? और कहाँ है? आप लास्ट में सारी बात को हिंदू मुस्लिम पे लाने का प्रयास क्यों करते हैं? मैं कहाँ कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? आप कर रहे हैं। मैंने तो कहीं बात नहीं करी। अरे आपने पार्टी का नाम सुनवाया, मैंने पार्टी, आम पार्टी, पार्टी, स्टार पार्टी, ये सारी पार्टियां हुई है भाई। आपने स्टार पार्टी में क्यों जोड़ दिया? अरे तो बताएं, आपको मुसलमान को गाली दिए बिना आपकी डिबेट पूरी नहीं होती क्या? क्या मुसलमान उत्तराखंड का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तान आप स्टार पार्टी में क्यों नहीं जानते? ठीक है, दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी, रविंद्र जी, भास्कर जी, दोनों समुदायों का सम्मान कीजिए और तरीके से बात कीजिए। दोनों समुदायों का सम्मान होना चाहिए। बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के आपकी डिबेट पूरी नहीं होती। ठीक है भास्कर जी, ठीक है, इस डिबेट को कम से कम हिंदू मुसलमान पर मत लेकर जाइए, देश में बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। ठीक है भास्कर जी, रविंद्र जी और भास्कर जी, देश में पहले से ही बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है, इस डिबेट को कम से कम मत लेकर जाइए। विशेष समुदाय पर आप इस तरीके से मत घुमाइए, डिबेट को मत घुमाइए। आप कह रहे हैं कि सैन्य धाम की बात आपने की कि हमने सैन्य धाम बनाया, सैनिकों के लिए क्या बजट में रखा फिर आपने? जब सैनिकों की इतनी परवाह है बीजेपी की सरकार को, तो क्या बजट में है सैनिकों के लिए? देखिए, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निपथ लॉन्च किया है, जिसमें 46,000 हर साल युवाओं को। मैं उत्तराखंड सरकार की बात कर रही हूँ रविंद्र जी, धामी सरकार की बात कर रही हूँ, मैं बजट की बात कर रही हूँ। देखिए, बजट में हर एक को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, जितने भी सब वो हैं इस प्रदेश में रहने वाले, सबको कहीं ना कहीं छुआ है इस बजट में, और ये बड़ा बजट बहुत अच्छा है। सैनिकों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं बजट में रविंद्र जी? नहीं, बिल्कुल है, सैनिकों के लिए अलग से इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे प्रदेश में पुरानी व्यवस्था के तहत जो भी सैन्य कर्मियों के लिए या सैनिक सम्मान के लिए, या जो ऐसे सैनिक जो शहादत को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए कोई ना कोई जो भी प्रावधान है, कोई ना कोई तो होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा सरकार ने। चाहे सैन्य रिटायर कर्मचारियों को भर्ती की प्रक्रिया में हो, तो ऐसे प्रावधान पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से हमेशा से इसमें रहे हैं, क्योंकि ये सैन्य बहुल प्रदेश है। सैनिकों के बिना यहाँ पे सोचना भी उचित नहीं होगा। ठीक है त्रिखा जी, सैन्य धाम की बात, मैं आ रही हूँ, भास्कर साहब आ रही हूँ। त्रिखा जी, सैन्य धाम की बात करती है बीजेपी की सरकार, और जब पूछा गया कि क्या रखा गया बजट में प्रावधान, तो बता नहीं पाए हैं रविंद्र जी। सैनिकों के लिए जी, सैनिकों के लिए हमने कल भी ये बात उठाई थी और आज भी उसी बात को उठा रहे हैं। जितने हमारे उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं, उनकी महिलाओं को, उनकी विधवा महिलाओं को, उनके बच्चों के लिए रहने का, खाने का, पढ़ाई का इंतजाम सरकार का पहला दायित्व बनता है, और ये भाजपा सरकार को करना चाहिए। एक ऐसी जमीन को चुना जाए जो शहर से दूर भी न हो और उनके लिए परेशानी भी न पैदा हो, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। अगर उनके गांव में रहने की व्यवस्था नहीं है तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को जो उनके दिमाग में काम करने का तरीका है या काम करने की इच्छा है, उस काम की उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उसके अंदर वो मास्टर होके अपना बेरोजगारी दूर करे और अपने परिवार को भली भांति पालन पोषण कर सके।
ये सरकार का दायित्व बनता है सारे विकास कार्यों को छोड़ने के सकते, लेकिन शहीदों की फैमिली के लिए प्रथम तरीके से सोचे और इसके बारे में करें। ये धामी सरकार के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा और इसको करना चाहिए और करने से ही हमारे उत्तराखंड का उद्धार होगा। ये मेरी इनसे हाथ जोड़कर विनती है। भाजपा के प्रवक्ता अरविंद जी से रिक्वेस्ट है, ये आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दे, मुसलमानों की बात करनी बंद कर दे, आपसदारी की बात करें और जनता के हित की बात करें। अरविंद जी मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए ठीक है, भास्कर जी। जी मैडम, मैं वही कह रहा था कि जब कोई प्रवक्ता किसी जगह पर सरकार की तरफ से डिबेट करना आता है, थोड़ी सी उसको आंकड़ों की एक मोटी मोटी जानकारी लेकर जरूर आना चाहिए, ताकि वो बात को रख सके। जैसे निजाम की बात हुई तो आंकड़ा जो है वो कुछ ना कुछ होगा, एक कबड्डी की तरह पाला छूकर भागने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आंकड़े की बात जरूर होनी चाहिए तो ताकि हमारा मुंह बंद हो जाए, ये तो अच्छी बात होती है ना। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि 4 धाम यात्रा में इस समय बहुत लाखों के हिसाब से यात्री आए हैं और वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी की स्थिति भी हो गई है। सरकार के पास शायद पहले ऐसी कोई कार्य योजना नहीं थी, सरकार को शायद आइडिया नहीं था कि गंदगी इतनी हो जाएगी, लेकिन आज उस गंदगी की सफाई के लिए सरकार का क्या बजट है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पूरे प्रदेश में लगातार बार बार बिजली कटौती अघोषित रूप से हो जाती है, कभी गर्मियों में, कभी बरसातों में, कभी सर्दियों में। वो बिजली कटौती ना हो, इस बिजली कटौती को रोकने के लिए लाइन लॉस कैसे रुके और बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान हो, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको एक अभियान आपका आकृष्ट करना चाहता हूँ। पछवा दून में एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, इस पर जिक्र करेंगे भास्कर जी, इस पर जिक्र करेंगे। आपने एक बात कही कि बीजेपी को आंकड़ा लेकर बैठना चाहिए, जरा आप ही बता दें सैनिकों के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं बजट में? विपक्ष में है आप, आपको तो पता होना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। जी, प्रावधान नहीं है ना, प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। जो इन्होंने कैबिनेट की बैठक में कहा था और जिस पर त्रिखा जी भी बैठे थे और भाजपा के एक प्रवक्ता दूसरे बैठे थे, उन्होंने मेन बात ही सैनिकों की थी। लेकिन आज बजट में जो हम देख रहे हैं तो सैनिकों के लिए जो बजट में उसमें बातें, कैबिनेट मीटिंग में जो बातें हुई थी कि फ्लोर पे आएगा बिल, ये तो वो बातें अब आज के बजट में जो पारित ये करना चाह रहे हैं, जो बजट लाया गया है, उसमें वो सब चीजें नहीं दिख रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से समझना चाह रहा हूँ कि सवाल सत्ताधारी से पूछा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है तो बता दीजिए हमें। और मैं ये कह रहा हूँ कि पछवा दून में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप सरकार से इस बात को जरूर करिएगा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की यहाँ पे परियोजनाएं हैं जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। पूरे प्रदेश को, देश के कई हिस्सों को यहाँ से बिजली सप्लाई होती है। इन परियोजनाओं के जो चलाने के लिए जरूरी पुल बने हुए हैं, इन पे 7 पुल, ये 1962 से लेके 1972 तक के हैं, यानी कि ये अपनी आयु पूरी कर चुके हैं सारे के सारे पुल। इनसे भारी वाहन बहुत बड़ी संख्या में गुजरा करते हैं। एक पुल पहले टूटा भी था, जिसका बाद में लोहे का पुल बना के पुनर्निर्माण किया गया था। ये पुल कभी भी टूट सकते हैं, तो बजट में इसके लिए भी कोई प्रावधान इस तरह का मुझे अब तक नहीं दिखा। मैंने पूरा बजट पढ़ा कि इन पुलों का निर्माण दोबारा हो सके, इसका कोई इसमें प्रावधान नहीं दिखा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बजट में अलग से कुछ अगर आप जोड़ सके, इन पुलों का कम से कम पुनर्निर्माण करा दें। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बात आ गई है रविंद्र जी। देखिए, जिस प्रकार से अभी इन्होंने कहा, मैंने आपको बताया 36 पुलों को सेतु का निर्माण है। 36 ऐसे उसमें ये वाला नहीं है सर, ये वाले नहीं है उसमें, ये वाले नहीं है तो आप, मुझे नहीं पता आपने कैसे पता लगा लिया कि ये वाले नहीं है, ये वाले मैंने अपने विधायकों के माध्यम से पता लगाया, उन्होंने बातचीत की होगी आपके मंत्री से। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आप ऐसा जो कह रहे हैं वह सही है। कि 36 सेतुओं के जो निर्माण है वो वही है, या तो इसमें कुछ नए हैं या ऐसे पुल है जो सरकार द्वारा चिन्हित की गए हैं कि जो टाइम अपना पूरा कर चुके हैं, जिनको लोक निर्माण विभाग या जो भी एजेंसी है। एक्चुअली क्या है सर रविंद्र जी, ये लोक निर्माण विभाग के या अन्य विभागों में पुल, ये जल विद्युत निगम एक उपक्रम है सरकार का ना, ये पुल इसके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी उसका विभाग है जिसने अपनी रिपोर्ट बना के दी होगी कि इसका समय पीरियड समाप्त हो गया है या समय पीरियड से ज्यादा हो गया, ये रिपेयर मांगते हैं या नए मांगते हैं, ऐसे 36 सेतुओं का निर्माण जो है सरकार ने अब की अपनी उसमें रखा है, बजट के अंदर रखा है इन चीजों को।
और इसमें कुछ चीजें केंद्र द्वारा अनुदान में जो केंद्र द्वारा करती है, केंद्र के द्वारा जो योजना के अंतर्गत है, उसमें भी है इसका प्रावधान। आप ऐसा ना समझे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए माननीय ध्यानी जी के नेतृत्व में बिल्कुल अग्रसर हो गई है, कमर कस ली है। 100% ये बजट प्रदेश की जनता के लिए सुनहरा भविष्य है। सर ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा हो। चलिए, आपने शुभकामनाएं दी, यही भरोसा करते हैं कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल सुझाव देने में ज्यादा यकीन करे, ना कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का आलोचना भी करेंगे और सुझाव भी देंगे। जिस समय जो जरूरी होगा वो करेंगे, विरोध प्रदर्शन करना। चलिए ठीक है। बहरहाल रविंद्र जी, सैनिकों पर आपने जिस तरीके से कहा कि कुछ ना कुछ तो होगा, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जरा पढ़ लीजिए कि सैनिकों के लिए क्या कुछ है। बीजेपी बात करते हैं सैनिकों के लिए, लेकिन इसमें प्रावधान नहीं है और आशा यही है कि इसमें शायद जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो बजट है, देखिए मिला जुला बजट इसको कहा जा सकता है। त्रिखा साहब, आखिरी कमेंट आपका, बात 30 सेकंड में। तो मेरा तो मैडम यही कहना है कि शहीद जो हमारे हुए हैं, उनके बच्चों का, उनकी विधवा माताओं बहनों का पूरा ख्याल रखना इस सरकार का दायित्व बनता है और उसके लिए प्रथम रूप से उनके ऊपर धार्मिक काम करें और उसके लिए एक अच्छा सा उनके रहने, खाने पीने, शिक्षा का व्यवस्था चाहिए, ताकि हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से धामी की धमक इस बजट में बरकरार रही है, ये बजट जो है, ये कहा जा सकता है कि मिला जुला बजट है, काफी बेहतर ये बजट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो विपक्ष चाहता है कि इसमें हो, जिसके बाद ये एक संपूर्ण बजट बन सकता है, एक संपूर्ण पैकेज पूरे राज्यों के लिए बन सकता है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये बजट जब पास होगा तो क्या कुछ इसमें खास बातें निकल कर सामने आती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।